एपिसोड की स्टार्टिंग हमें एक गाँव को दिखाते हैं जिस गाँव के ऊपर बहुत सारे गिद्ध हवा में उड़ रहे हैं। अभी गिद्ध क्यों हवा में उड़ रहे हैं? क्योंकि इस गाँव के अंदर जितने सभी लोग थे वो सारे मार जा चुके हैं। इन सभी को एक आदमी ने मारा है। इस गाँव का सरदार अभी तक जिंदा है। वो सरदार इस आदमी से कहता है, तुम लोग सबको क्यों मारा? हम डाकू हैं, हम लोगों के पैसे लूटते हैं, लेकिन हमने भी आज तक किसी को भी नहीं मारा है। हमने किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाई है। हम क्यों लोगों को डराते हैं और उनसे जितने पैसे निकाल सकते हैं केवल उतने ही निकालते हैं। हमने आज तक किसी को भी नहीं मारा, लेकिन तुमने हमारे पूरे गांव को मार दिया, ऐसा क्यों? वो आदमी कहता है, मैं किसी को मारने से पहले कारण नहीं सोचता। तुम डाकू हो, इतना काफी है तुम्हें मारने के लिए, और तुम्हारे पूरा गांव तुमसे रिलेटेड है। तुम्हारे पूरे गांव में डाकू ही डाकू भरे हैं, ये कारण काफी है तुम्हारे पूरे गांव को खत्म करने के लिए। और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ये तो जंगल का कानून है। कमजोर लोग मरते हैं और ताकतवर लोग उन्हें मार देते हैं। ये कहते हुए देवरी तलवार गुजर आता है, उसके साथ करते ही उस गाँव का सरदार ही मर जाता है। फिर हम देखते हैं इस पूरे गाँव का केवल एक बंदा जिंदा बचा है, जो कि छोटा सा बच्चा है। ये बच्चा ये सब दूर से देख रहा था। ये लड़का दूर से ही अपनी फैमिली के, अपने गांव के सभी लोगों को मरते हुए देख रहा था। ये सब देखकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सामने नहीं आता। वो सोचता है, ये आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा है, ताकतवर लोग कमजोर का शिकार करते हैं। अब मैं इससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और उसके बाद मैं इसका शिकार करूंगा। मैं इसे जान से मार दूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एक अच्छे से गाँव से निकालते हैं। इस गाँव के अंदर काफी ज्यादा भीड़ है, सब लोग बहुत खुश है। तभी लोगों को चौंकाई देती है, प्लीज मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं उनसे भीख मांगता हूँ। वो सभी लोग जाके देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा है जो एक मोटे से आदमी के ऊपर लुमा हुआ है। उस छोटे बच्चे का नाम एजिन है। एजिन उस मोटे आदमी से कहता है, मेरी फैमिली में 300 लोग थे, जो 300 के 300 मारे जा चुके हैं। अब मैं अकेला ही बचा हूँ। मैंने जहर के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है जो यहाँ पर आते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे ताकतवर बना दीजिए। मैं यहाँ पर एक मास्टर खोज में आया हूँ, प्लीज मुझे अपने सेक्ट में शामिल कर लीजिए। वो मोटा आदमी कहता है, हम ऐसे किसी को सेक्ट में शामिल नहीं करते, तुम्हारे पास में कोई क्वालिटी होनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास में कोई रिकमेंडेशन लेटर है? एजेंट कहता है, रिकमेंडेशन लेटर वो क्या होता है? मैं तो किसी को भी नहीं जानता, मैं केवल आपको ही जानता हूँ। मोटा आदमी कहता है, जाने की तुम्हारे पास नहीं है तो फिर ठीक है, तुम चाहो तो पैसे भी दे सकते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, पैसों के साथ ही तुम यहाँ रह सकते हो। एजेंट कहता है, नहीं मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, वो भी मुझे आप ही दोगे। मोटा आदमी कहता है, अब लास्ट चीज, क्या तुम्हारे पास कोई क्वालिटी है? तुम्हें ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर रखे? बच्चा कहता है, मुझे भूख बहुत तेज लग रही है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। ये सुनते हुए मोटा आदमी बहुत अच्छा चिढ़ जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या यहाँ मजाक चल रहा है? तुम जानते हो तुम इस वक्त कहाँ पर हो? एजेंट हंसते हुए कहता है, मैं यहाँ पर काफी दूर से आया हूँ, मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। इस जगह का नाम फॉरबिडन स्काई सेक्ट है। मोटा आदमी कहता है, तो फिर तुम्हें सब कुछ पता है, यानी कि तुम्हें ये भी पता होगा यहाँ के जो डिसेबल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें से एक ने तो अकेले ही एक पूरे गाँव खत्म कर दिया था। और तुम्हें क्या लगता है तुम डिसेबल्स की जो शिक्षा ले सकते हो? तुम्हारे पास ना तो कोई रिकमेंडेशन लेटर है, ना ही पैसे हैं, और ना ही कोई यूनिक स्किल। हम तुम्हें यहाँ नहीं रखेंगे, निकल जाओ यहाँ से। कहते मोटर आदमी जोर से लात काट के एजेंट को दूर फेंक देता है। जगह बढ़ते ही उछल के दूर जाए गिरता है और मुंह के बल जमीन पर गिरते ही वहाँ पर खड़े आसपास के सारे लोग जोर से लगते हैं। वो सभी कहते हैं, इस बच्चे ने कोशिश तो अच्छी की थी, लेकिन इससे यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत गरीब है, किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है। ये सब सुनते हुए एजेंट खड़ा होता है और धीरे से उस मोटे आदमी से कहता है, मोटे सुअर कहीं के। एजेंट ने बात बहुत धीरे से कही, लेकिन इसके बावजूद भी वो मोटा आदमी सुन लेता है। वो कहता है, क्या क्या कहा तूने? एजेंट सोचता है, अब इसने सुन लिया है तो फिर ठीक है। ये कहते हुए एजेंट पीछे मुड़ता है और उस मोटा आदमी से कहता है, सुअर मोटे कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी सी गंदी शक्ल के साथ में मुझे लेक्चर देने की? मोटा आदमी कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तभी एजेंट उसे अपने मीटर में लगाते हुए कहता है, मेरी डायलॉग रिपीट मत कर, अभी मैं बहुत कमजोर हूँ, तो फिर ठीक है मैं ऐसे जा रहा हूँ। एक दिन मैं ताकतवर बन के यहाँ पे वापस आऊंगा और इस पूरी जगह को और तेल को भी तेल डालकर पूरी तरह से आग में जला दूंगा और खत्म कर दूंगा। ये सुनकर मोटा आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो भागते हुए उस लड़की के पास आता है और उसे चिल्ला कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? अब तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। उस मोटे आदमी को अपनी तरह देख एजेंट विवाह सवार लगता है। मोटा आदमी पूरी तरह से एजेंट का पीछा कर रहा है, लेकिन एजेंट में सजा दी जाए वो उससे काफी दूर निकल जाता है। एजेंट ने काफी दूर निकल जाने पर मोटा आदमी रुकता है और हाफने लगता है। फिर मोटा आदमी रुक जाने पर एजेंट उसकी तरफ देखता है और सभी जीते रहते हुए कहता है, आजा पकड़ ले मुझे, पकड़ सकता है तो मोटे सुअर। तभी वो मोटा आदमी एजेंट को देखता है और वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है, तुम में से कोई भी अगर इस बच्चे को पकड़ लेगा तो मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। ये सुनते ही एजेंट बहुत बुरी तरह डर जाता है और आसपास खड़े सारे लोग बहुत ज्यादा खुश जाते हैं और सबके सब एक साथ एजेंट के ऊपर कूद जाते हैं। लेकिन फिर भी एजेंट किसी तरह से उनके बीच से होते वहाँ से बाहर निकल जाता है। कुछ लोग एजेंट को देखते हैं और चिल्लाए कहते हैं, देखो वो लड़का भाग रहा है। एजेंट सभी को जीते रहते हुए कहता है, आ जाओ पकड़ सको तो पकड़ लो मेरे को, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाला। तभी अचानक से कोई होता है। एजेंट देखता है किसी ने उसके पैर पर पकड़ लिया है। तभी एकदम से एजेंट की दुनिया पलट जाती है। एक आदमी ने एजेंट को उसके पैरों से पकड़कर उल्टा लटका दिया है। वो आदमी एजेंट से कहता है, तुम्हें मार्शल आर्ट की छोटी मोटी ट्रिक्स आती है, लेकिन इतना काफी नहीं है। ये सब देखकर मोटा आदमी भागते हुए आता है और कहता है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आदमी कहता है, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है,
ये बच्चा तो मेरे सामने कुछ भी नहीं था, ये छोटे छोटे काम पे तुम्हारा शुक्रिया भी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो मोटा आदमी एजेंट से कहता है, अब मजा आएगा, अब मैं इस बच्चे को एक खर्चा समझ सिखाऊंगा। मैं इसे जान से तो नहीं मारूंगा, लेकिन जिंदा छोड़ूंगा भी नहीं। इसलिए ये जो मेरे इंसल्ट की है, इसे इसका बहुत पछतावा होगा। यही कहते मोटा आदमी धीरे धीरे एजेंट को बड़ा लगता है। तभी मोटा आदमी देखता है लेफ्ट की तरफ से कोच की तरफ भागते हुए आ रहा है। उसे अपनी तरफ देख वो मोटा आदमी तुरंत अपनी जगह पर रुक जाता है। देखते हैं ये एक छोटी सी बच्ची है जो भागते हुए उस मोटा आदमी को धक्का देने की कोशिश कर रही थी। किसी वजह से उसको निशाना मिस हो जाता है। वो खुद ही पूछते जमीन पे गिर जाती है और उसके मुंह पे चोट लग जाती है। उसके बाद वो हार नहीं मानती, वो जल्दी से उठती है और कहती है, मेरे यंग मास्टर को कुछ मत करो, उससे दूर रहो। ये कहते हैं वो छोटी बच्ची एजिन और उस मोटे से आदमी के सामने आके खड़ी जाती है। फिर एजिन उस बच्चे से कहता है, सीओ तुम सामने क्यों आई हो? मैं तुमसे कहा था ना छुपे रहना। सीओ कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपको चोट पहुंचते हुए छुपती नहीं देख सकती। तभी उस मोटा आदमी की नजर सीओ के कानों में पड़ती है। सीओ की कान काफी ज्यादा लंबा है। ये देखकर मोटा आदमी कहता है, ये तो एक बार्बरीन है। फिर वो मोटा आदमी एजेंट से कहता है, तुम तो बोल रहे थे तुम बिल्कुल गरीब हो, लेकिन ऐसा कैसे? तुमने एक बार्बरीन को अपना गुलाम रखा हुआ है, ये तुम्हें अपना मास्टर कह रही है। तभी एजेंट सीओ से कहता है, सीओ यहाँ से चले जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा, इनको अच्छे से पीटूंगा, बस तुम यहाँ से थोड़ा दूर चले जाओ। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की चोट लगे। जैसे ये बात जिस आदमी ने एजेंट को उसके टांगों से पकड़ रखा है वो सुनता है, वो तुरंत आगे बढ़कर उस बच्ची सीओ के एक जोर से हाथ मार देता है। रात बढ़ते हुए लड़की जोर से वहाँ चलती है, वो बुरी तरह जमीन पे गिरती है, उसके मुंह से खून बहने लगता है। लड़की खून की छींटे सूरज फैल जाता है। वहाँ से जमीन पे नीचे गिरते ही वो लड़की बेहोश जाती है। ये देखते एजेंट बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो चिल्ला के सामने से कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो आदमी कहता है, हाँ मारो मुझे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसी समय वो बच्ची अभी भी जमीन में पड़ी हुई है, उसकी बॉडी से भी खून बह रहा है। आसपास खड़े कोई भी लोग उसकी मदद करने आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि वो लोग तो ये कह रहे हैं, कितनी बेकार बच्ची है, पूरी जमीन खराब कर दी, अब जगह इस बच्ची ने अपना खून फैला दिया है। तभी वो लोग देखते हैं जहाँ जहाँ पर उस बच्ची का खून बहा है, वहाँ पर कुछ पेड़ से उगने लगते हैं। अब धीरे धीरे घास उग रही है। तब भी उस बच्चे का खून बहते बहते एक छोटे से पेड़ में चढ़ जाता है। जैसे वो खून पास पहुँचता है, वो पेड़ अचानक से बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की जाती है जो एक हंस के बैठी हुई है। वो औरतें वहाँ पर आ रही है। उस लड़की का नाम लिंगयून है। जैसे वो लड़की वहाँ पहुँचती है, ये मोटा आदमी तुरंत उसके सामने अपना सर दबा देता है और उसे कहता है, मिस लिंगयून आप यहाँ कैसे? मेरा नाम यूसेन है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद करूँ? वो लड़की उस मोटे आदमी से कुछ भी नहीं कहती, वो बस धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती है और अपनी किसी टेक्निक का यूज करके उस लड़की के खून को अपने हाथ में उठाती है और थोड़ी देर उस खून को देखने के बाद उस लड़की के पास जाकर उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेती है। वो लड़की सीओ भी पूरी तरह बेहोश है। फिर लिंगयून उस मोटे आदमी से कहती है, इस लड़की का नाम भी हमारे डेसिबल्स के नाम में ऐड कर लो, अब से ये हमारी सेक्रेटरी डेसिबल है। तभी सीओ बेहोशी की हालत में कुछ बड़वाने लगती है। वो कहती है, मेरे यंग मास्टर को कुछ मत करना, मेरे यंग मास्टर एजेंट को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर लेकिन पूछती है, इस लड़की का मास्टर कौन है? कौन है एजेंट? तभी एजेंट जोर जोर चिल्ला के जिस आदमी ने उसका पाँव पकड़ा हुआ था उससे कहता है, छोड़ मुझे जाने दे। ये सुनकर आदमी तुरंत एजेंट को छोड़ देता है। एजेंट बड़े आराम से पैरों पर लैंड होता है। फिर एजेंट लिंगयून से कहता है, ये लड़की मेरे साथ में है, मेरा नाम एजेंट है, ये लड़की मेरी है। लिंगयून कहती है, ये लड़की तुम्हारी थी, अब से ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये मेरे साथ रहेगी। ये कहते हैं लिंगयून एजेंट की तरफ एक बोतल फेंक के मारती है। एजेंट उस बोतल को अपने हाथ से पकड़ लेता है। आसपास खड़े सारे लोग उस बोतल को पहचान जाते हैं, वो सब चलने लगते हैं। ये तो इनहेरिट पर्पल की बोतल है। मिस लिंगयून ने इस बोतल को इस बेकार से बच्चे को दे दिया क्योंकि वो उस छोटी सी बच्ची को चमचा रही थी। ये तो उसके मजे ही हो गए। इस लड़के के हाथ में एक बहुत ही कीमती चीज लग गई है। एजेंट सभी लोगों की बातें सुनता है और फिर लिंगयून से कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ आप मुझे सेक्ट में शामिल करो, मैं बहुत ताकतवर बनना चाहता हूँ। लिंगयून कहती है, चलो ठीक है, तुम्हारी ये विश भी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन तुम्हारे पास में कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, इसलिए। फिर लिंगयून उस मोटे आदमी से कहती है, अब से इस लड़के को तुम संभालो, इस लड़के को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लेना। ये कहते हैं लेकिन सीओ को लेकर अपने हंस के बैठ जाती है और उड़ते वहाँ चली जाती है। मोटा आदमी से कहता है, जैसा आप कहें आपका काम हो जाएगा। फिर वो मोटा आदमी एजेंट को एक जगह पे लेके आता है और फिर एजेंट को लात मारकर उसे जेल पे गिरा देता है। एजेंट कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? बट स्काई सेक्ट नहीं है। मोटा आदमी कहता है, ये वही है, ये उसी का एक पार्ट है, ये फॉरबिडन स्काई सेक्ट का एक हर्ट गार्डन है, मैं यहीं पे काम करना होगा। एजेंट कहता है, काम करना हो गया? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं यहाँ पर एक डेसिबल हूँ, कोई मजदूर नहीं, इसलिए तुम किसी भी तरह काम करा सको। मोटा आदमी कहता है, बहुत सारे लोग हैं जो इस जॉब के लिए आपस में लड़ते हैं, तुम्हें खुद तो खुश होना चाहिए, तुम्हें जॉब इतनी आसानी से मिल गई, ये लो अभी से अपने पास में रखो। ये कहते हैं मोटा आदमी अपनी जेब में से कुछ कपड़े और एक बुक को निकाल के एजेंट की तरफ फेंकता है। एजेंट उस बुक को देखता है और उसे पूछता है, ये किस काम की है, मैं इसको क्या करूँगा? मोटा आदमी कहता है, ये बेसिक ट्रेनिंग बुक है, जिस किसी को ये जॉब ऑफर की जाती है उन सभी को ये बुक भी दी जाती है। एजेंट कहता है, अच्छा तो ये इसलिए है, बिल्कुल बेकार है। ये कहते हुए एजेंट उस बुक को फेंक देता है। मोटा आदमी कहता है, इस बुक को ऐसे फेंको मत, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक से ट्रेनिंग करके तुम फर्स्ट लेवल पहुंच सकते हो, उसके बाद ही तुम्हें एक ऑफिशियल डेसिबल कहा जाएगा, लेकिन तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए लगता है मुझे नहीं लगता तुम कुछ भी कर पाओगे।
तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें अपने सीनियर से इस बारे में पूछना चाहिए। ये कहते हैं मोटा आदमी जर लगता है और एक वी फेस बनाकर एजेंट से कहता है तुम्हारे सीनियर्स काफी अच्छे हैं, वो तुमसे काफी अच्छी तरह से बात करेंगे और तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह समझा देंगे। एजेंट उस फॉरबिडन कैसेट के उस हर्ब गार्डन के एक रूम के अंदर बैठा हुआ है। वो वहाँ पर कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। एजेंट के सामने वो बुक पड़ी हुई है। एजेंट उस बुक को देखते हुए कहता है वो मोटा आदमी बिल्कुल सही कह रहा था, मेरे अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं, मैं बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूँ। शायद ये बुक किसी काम की नहीं है, मैं भी शायद किसी काम का नहीं हूँ। अब तो मुझे ऐसा भी लग रहा है वो लड़की मेरे साथ स्कैम कर गई है जो उस हंस पे बैठकर उड़ गई थी। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे डिस्पल बनाएगी, लेकिन उसने तो मुझे अपन मजदूर बना दिया है। मैं यहाँ पर फ्री में काम कर रहा हूँ इस अजीब से हर्ब गार्डन के अंदर। ऐसे चलता रहा तो मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगा। तभी एजेंट को याद आता है कि उसके हाथ में एक बुक और है जो उसे उसके गांव के 9 कल्टीवेटर ने दी थी। फिर एजेंट सोचता है मेरे गांव के अंदर पूरे 10 कल्टीवेटर थे, 10 में और जब उस अजीब से आदमी ने हमारे ऊपर अटैक किया था उसने हमारे पूरे गांव खत्म कर दिया, जिसके अंदर हमारे 9 कल्टीवेटर भी शामिल थे। केवल मैं अकेला ही बच पाया। 9 कल्टीवेटर मरने से कुछ दिन पहले ही मुझे वो बुक मुझे दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था इसकी मदद से मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। अब मुझे लगता है मुझे इसी का यूज करना होगा। यही सोचते हुए एजेंट उस बुक को खोलता है। जैसे वो उस बुक को खोलता है वो बुक बहुत तेज चमकने लगती है। उस बुक के अंदर जैसे नॉलेज होती है वो सारी बाहर निकलने लगती है और एजेंट के माइंड के सजाने लगती है। एजेंट कहता है ये सब क्या हो रहा है। तब एजेंट की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। एजेंट इधर की कहता है ये सब कैसे हो पा रहा है, मेरी बॉडी हवा में फ्लोट कर रही है और ये लाइट क्या है, ये लाइट तो मेरे दिमाग के अंदर जा रही है। तभी एकदम से लाइट कम होती है। एजेंट बॉडी तेज तरह से जेल पे गिर जाता है। फिर एजेंट उठता और कहता है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरी बॉडी में क्यों एनर्जी आ गई है। फिर एजेंट देखता है उसके कपड़ों के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा है फेंग सिउ। ये एजेंट का पूरा नाम है। एजेंट उस लकड़ी के टुकड़े को अपने कपड़े से बाहर निकालता है। तभी वो लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथ में छूट कर जमीन पे गिर जाता है। एजेंट तुरंत झुककर उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी सूंड के अंदर वो आ जाता है और अंदर आके उस लकड़ी के टुकड़े पर अपना पाँव रख देता है। एजेंट देखता है ये 4 लड़के हैं और ये सबसे आगे वाला लड़का जिसने टी शर्ट पहनी हुई नहीं है ये 3 लड़कों का लीडर है। एजेंट उस लड़के से कहता है आपने मेरे इस लकड़ी के टुकड़े पर पाँव रखा हुआ है, इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, प्लीज मेरा पाँव हटाइए। ये सुनते ही लड़का तुरंत एजेंट को गद्दे से उठा लेता है और एजेंट से कहता है तुम्हारा नाम रेजर है ना, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जवान लड़ाने की, तू मुझसे जवाब दे रहा है, मैंने तुझसे बोलने के लिए नहीं कहा और तू मेरा मैंने बोल रहा है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। फिर लड़का सोचता है मैनेजर ने मुझसे कहा है कि मुझे इस लड़के को परेशान करना है क्योंकि इस लड़के ने उन्हें बहुत परेशान किया है। अब उन्होंने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा है तो मैं तो ऐसा करूंगा ही। ये छोटा बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं मैं इसमें तरस कर जाऊंगा, बहुत मजा आएगा इसको परेशान करने में। तभी एजेंट कहता है आप लोग कौन है, क्या आप यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए आए हैं। वो लड़का कहता है अगर मैं हाँ कहूँ तो भी तू कर ही क्या लेगा। हाँ हम यहाँ पर तुझे परेशान करने के लिए आए, बता अब तू क्या करने वाला है। एजेंट कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर आप लोग मुझे मारोगे तो मैं जोर जोर से रोने लग जाऊंगा। ये लड़का पहले थोड़ी देर तक एजेंट को देखता है और सोचता है ये इसने क्या कहा। तुम 4 लड़के जोर जोर से लगते हैं और कहते हैं तेरे रोने का तेरे चिल्लाने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे आसपास में हमारे अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी तुझे बचाने के लिए नहीं आएगा और तेरे रोने का हम पर तुझे असर होगा नहीं, मैं जो करना है हम तो वो करेंगे। एजेंट कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, इसके बदले में आप जो मुझसे करने के लिए कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ये सुनकर लड़का एजेंट को दूर फेंक देता है। बाकी लड़की कहते हैं ये लड़का तो बहुत होशियार है, इसने समझ गया कि हम इससे क्या चाहते हैं और इसे ऐसा कहके खुद को बचा लिया है, वरना इसको बहुत बुरी तरह से पीटते। वही एजेंट उठता और सोचता है ये लड़के अभी मुझसे ताकतवर है, मेरी बॉडी में अभी क्यों काफी कम है, मैंने अभी कल्टीवेट करना शुरू किया था, मेरी बॉडी में थोड़ा बहुत क्यों आ गया है, लेकिन वो भी शायद काफी नहीं होगा, मुझे थोड़ा और कल्टीवेट करना होगा ताकि मैं इनको सबक सिखा सकूं और अभी के लिए अच्छा होगा मैं इनकी बात मान लूं, वरना बेकार में लड़ाई करके मेरा कोई फायदा नहीं होगा, बेकार में मैं पिट जाऊंगा। यहाँ से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एजेंट की क्लास लग गई है। उन 4 लड़कों ने एजेंट को खेत में काम करने के लिए लगा दिया है। एक दिन 3-4 घंटे तक काम करता है, उसके बाद वो एजेंट को कपड़े धोने के लिए देते हैं। जिन कपड़ों के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, एजेंट ये काम भी करने के लिए मान जाता है। कई घंटे तक एजेंट इस काम करता रहता है। फिर जैसे ये काम खत्म होता है वो एजेंट को बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं देते, वो तुरंत एजेंट को तीसरे काम में लगा देता है। अब उन्होंने एजेंट को लकड़ी काटने के लिए कहा है। एजेंट इस काम में लग जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। फिर कुछ घंटे बाद खाने का टाइम हो जाता है, वो 4 लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन वो एजेंट दोनों पास में भी नहीं बैठाते, वो एजेंट को अलग बैठा देते हैं और ना ही उसे कुछ खाने के लिए देते हैं। एजेंट अपने अलग बैठा रहता है और सोचता है इन लड़कों ने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, अब इन्हें सबक सिखाना होगा। ये कहते हुए एजेंट हंसने लगता है। एजेंट की माइंड में एक अच्छा सा प्लान आ गया है। यहाँ से शिफ्ट करता है, रात हो चुकी है, वो 4 लड़के अपने घर के अंदर सो चुके हैं। यहाँ से एजेंट का प्लान शुरू होता है। एजेंट रात को उन्हीं घर में चला जाता है। उस घर के अंदर पहुंचने के बाद एजेंट सबसे पहले उन लड़कों के लीडर के पास जाता है और उसकी गाल पे हाथ लगाता है। तभी वो लड़का नींद में लड़ने लगता है, अभी रात बहुत ज्यादा हो रही है, मुझसे लड़ाई मत करो, हम यहाँ पर 4 जने हैं, तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। ये सुनकर एजेंट जोर जोर से लगता है। फिर एजेंट अपना चाकू निकालता है और जोर से उस चाकू को उस लड़के की बॉडी में घुसा देता है
वो लड़का जोर से चीखता है। उसकी चीख सुनकर उस लड़के के बाएं साथी मिट जाते हैं। वो तीनों जल्दी से हड़बड़ी में उठकर वहाँ मोमबत्ती चालू करते हैं। वो देखते हैं वहाँ पर एजिन है, पास ही में उनका लीडर पड़ा हुआ है जिसके बॉडी में से खून बह रहा है। एजिन ने सीधे उस लड़के के हाथ में अटैक किया था। उस लड़के के हाथ में एक स्क्रैच पड़ गया है। उन लड़कों का लीडर डर में कराते हुए कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया। एजिन कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैंने ठीक नहीं किया। मैंने ये अटैक तुम्हारे बॉडी पे किया था, बिल्कुल तुम्हारे सीने पर, लेकिन ये तो तुम्हारे हाथ पे लेके रह गया, निशान चूक गया मेरा थोड़ा सा। तभी लीडर उठता है और एजिन के मुक्का मारने की कोशिश करता है और उसे कहता है, अब तुम मरोगे, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसी समय एजिन की बॉडी बहुत जोर से चमकने लगती है, उसकी बॉडी से लाइटिंग आने लगती है। ये देखकर वो तीनों लड़के कहते हैं, ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी है, इस लड़की की बॉडी में से ये कैसे निकलती है। इसे स्पिरिचुअल एनर्जी को देखने के बाद भी उस लड़का वो लीडर रुकता नहीं है। वो भी एजिन को मुक्का मारने की कोशिश करता है। उस लड़की को भी तरह देख एजिन तुरंत एंड टाइम पे साइड हो जाता है। ये मुक्का डॉज जाता है और लड़का तुरंत जेल पे गिर जाता है। फिर एजिन उस लड़के पे अपना पावर देता है, इससे उन लड़कों का लीडर उठ नहीं पाता। फिर एजिन वापस से अपना चप्पू निकालता है और उसे जोर से उस लड़की के पीछे घुसा देता है। उन लड़कों के लीडर के मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है। फिर एजिन शक्कू को अपने हाथों से पकड़ लेता है और शक्कू को उस लड़की के पीछे और बहुत तेज घुसाने की कोशिश करता है। लड़के की चीखें और ज्यादा तेज लगती है। एजिन कहता है, अब तुम जितना चाहे उतना चीख लो, तुम्हारी चीख किसी को सुनाई नहीं देगी। यहाँ पे आसपास में कोई भी नहीं है, कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। आज तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, ये उसी की सजा है। फिर एजिन बाकी तीन लड़के को देखता है। वो तीनों लड़के बहुत बुरी तरह से कांप रहे हैं। एक लड़का इतना डर गया है कि डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देता है। एजिन उनसे कहता है, मुझे माफ करो, मेरी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा शोर हो गया, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई। जाओ जाके सो जाओ, तुम्हारे सोने के बाद मैं अपना काम पूरा कर दूंगा। अब तुम तीनों की बारी है। ये सुनकर तीनों ही कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ लीडर का आइडिया था, ये सब कुछ हमने लीडर के कहने पर किया था, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये कहते हो तीनों लड़के एजिन के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और उसे माफ करने लगते हैं। एजिन कहता है, चलो ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुमने भी मुझे बहुत परेशान किया है, इसकी थोड़ी बहुत सजा तो मिलेगी। अब से तुम मेरा काम करोगे, जो सब काम तुमने मुझसे कराया है और वो सारा काम तुम चारों मिलकर करोगे। यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन दिखाते हैं। वो चार लड़के खेत के अंदर काम कर रहे हैं। उन लड़कों का लीडर भी उनके साथ में ही है। एजिन ने उसे बहुत बड़े से घायल कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी वो खेत में काम कर रहा है। उसके हाथ में एक लकड़ी है जिसके सारे वो खड़ा है। वो अपने साथियों से कहता है, जल्दी से इस काम को खत्म करो, इसके बाद हमें और भी बहुत सारा काम करना है। ये चार लड़के यहाँ पर खेत में काम कर रहे हैं। इसी समय एजिन साइड में एक कुर्सी के ऊपर आराम से बैठा हुआ है और उन चार लड़कों को काम करते हुए देख रहा है। थोड़ी देर काम करने के बाद उन लड़कों को लीडर एजिन से कहता है, हमने आज काफी सारे हब्स को इकट्ठा कर लिया है, शायद आज के लिए इतना काफी होगा। ये कहते हुए एक बकेट के अंदर देखते हैं जिसमें उन्होंने सुबह से जितनी भी हब्स इकट्ठा की थी वो सारी सारी रखी थी। जैसे ही लड़का उस बकेट को देखता है वो बहुत चौंक जाता है। वो बकेट पूरी तरह से खाली है। उस बकेट के अंदर उस लड़के ने जितनी हब्स डाला था एजिन ने उन सभी को खा लिया है। ये देखकर लड़का कहता है, ये आपने क्या किया, आपने सारे हब्स को खा लिया। एजिन कहता है, हाँ खा लिया, तुम क्या करोगे, चलो काम पे लगो और हब्स को तोड़ो। ये कहते हुए एजिन अपनी इस बुक को पढ़ने लगता है। वो चार लड़के वापस से अपने काम पे लग जाते हैं। फिर एजिन लड़कों से पूछता है, इस बुक के अंदर जो ये लिखा हुआ है ये सब कुछ काफी अजीब सा है, मुझे पता है ऐसी बुक तुम्हारे पास भी है, तुम इस बुक की मदद से कितने टाइम से कल्टीवेट कर रहे हो। और लड़कों का लीडर कहता है, मेरे पास ये बुक 6 साल से है, मैं 6 साल से इसे कल्टीवेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं रोज काफी ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा, मेरी बॉडी में बिल्कुल भी क्यों नहीं है। असल बात तो ये है, 100 में से कोई एक ही डेसिबल होता है जिसकी बॉडी में क्यों बन पाता है। आप बहुत ज्यादा खास है, आपकी बॉडी में क्यों बन गया, जबकि आपको ये बुक तो केवल कल ही मिली है। ऐसा तो हजारों में कोई एक डेसिबल ही कर पाता है। आप बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। अपनी इतनी तारीफ सुनकर एजिन बहुत खुश होता है। वो आराम से उस कुर्सी को लेट जाता है और कहता है, तुमने मेरी काफी तारीफ की, इसका शुक्रिया, चलो काम पे लगो, मेरे कपड़े धो जाके। और लड़कों का लीडर कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये काम तो मैं कर दूंगा। ये कर वो कपड़े धोने के लिए चला जाता है। फिर एजिन सोचता है, आज मैंने काफी सारे हब्स खा लिया, लेकिन बिल्कुल भी कल्टीवेट फील नहीं हो रहा। कल तो केवल इस बुक को खोलने से काफी ज्यादा पावर फील हो रही थी, क्या शायद मैं कुछ गलत कर रहा। इसी समय इस खेत से थोड़े दूर का सीन आता है। वो मोटा आदमी इस खेत की तरफ आ रहा है। वो देखने आया है कि वो चारों लड़के एजिन को किस तरह से परेशान कर रहे हैं। वो सोच रहा है कि एजिन बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ होगा, वो बहुत ज्यादा थका हुआ होगा। यही सोचता है उस खेत के पास आता है और बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो देखता है एजिन आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ है और वो चार लड़के खेत में काम कर रहे हैं। ये देखकर हटा कहता है, ये सब क्या हो रहा है, इन लड़कों को मैंने एक काम दिया था, वो भी इनसे ठीक से नहीं हो रहा, इन चारों को एजिन से काम करवाना था, बाकी ये तो खुद ही काम करे जा रहे हैं और वो लड़का आराम से बैठा हुआ है। मुझे तो अपनी आंखों में विश्वास भी नहीं हो रहा, ये सब हो कैसे रहा है। वो चार लड़के अभी भी उस खेत के अंदर काम कर रहे हैं। वो मोटा आदमी जिसका नाम यूसेन है, वो उन्हें दूर से देख रहा है। चार लड़के के पास आ जाता है और जहाँ पर उन लड़कों का लीडर खेती कर रहा होता है, जिस जगह से हर्ष निकाल रहा होता है, उसी जगह पर अपना पाँव रख देता है। उस पाँव को देखकर वो लीडर चिल्लाए कहता है, कौन है कुत्ते का बच्चा जिसने यहाँ पर अपना पाँव रखा है, हटा इस पाँव को। ये कहते हुए ऊपर की तरफ देखता है, उन्हें देखता है सामने यूसेन खड़ा है। उसे देखकर बहुत देर से घबरा जाता है और जल्दी से खड़ा हुए कहता है, मैं उसे बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं था आप हो।
सर यूसन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यूसन कहता है वैंगजी, मैंने तुम्हें एक काम करने के लिए कहा था, वो लड़का काम पर है जिससे मैंने तुम्हें इस तरह सिखाने के लिए कहा था। उन लड़कों का लीडर वैंगजी कहता है वो लड़का तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसने हमें ही अपने सर पे काम पे लगा लिया है, वो हमें ऑर्डर कर रहा है, वो हमें देखिए बैठा हुआ है और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यूसन कहता है वैंगजी, मैंने तुम्हें केवल एक काम करने के लिए कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा था उस लड़की की लाइफ को हेल बना दो, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उससे कुछ काम करने को नहीं दे रहे, बल्कि तुम खुद ही उसके लिए काम कर रहे हो। ये सब कैसे हुआ? मुझे इसका कोई अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, वरना मैं तुम्हारी लाइफ खराब कर दूंगा। वैंगजी तुरंत यूसन के पैर पकड़ लेता है और उनसे कहता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए, वो लड़का बहुत ताकतवर है, बहुत क्रूर है। देखिए उस लड़के ने मेरे पैर को क्या किया, अगर मैं उसके लिए काम नहीं करता तो मेरे पैर को काट ही देता। वो लड़का बहुत ही खतरनाक है। ये सुनते ही यूसन को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो तुरंत जेंगी के मुंह पर एक जोर से किक मार देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ये किक पड़ते ही जेंगी के मुंह से खून निकलने लगता है। यूसन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको खतरनाक कहने की? सीधे सीधे कहो तुम बहुत कमजोर हो, वो व्यक्ति भी ताकतवर नहीं है, और वैसे भी तुम 4 जने थे, उस अकेले ने तुम चारों को पीट दिया। वैंगजी कहता है सर यूसन, लेकिन हम करें क्या? उसने अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी डेवलप कर ली है, हम उसको सामना कर ही नहीं सकते। यूसन कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? उसने स्पिरिचुअल एनर्जी डेवलप कर ली? बाकी लड़के कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे लीडर ने और हमने खुद ने उसका स्पिरिचुअल एनर्जी